Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start the next lecture of sound. Last lecture में या last few lectures में we have talked about the terms which are related to sound waves, जिसमें आपने बहुत सारे नए terms सीखे हैं, frequency, wavelength, speed of sound wave और time period of the sound wave, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं. We have talked about the relation between टाइम पीरियड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब के बारे में. तो व्हाट इज द रिलेशन? स्पीड इज द वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. स्पीड क्या आया था? स्पीड इज स्पीड ऑफ साउंड वेव. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, राइट. और यहीं से फिर हमें रिलेशन मिला 1 बाई टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हियर. सो स्पीड विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. दिस इज वन मोर रिलेशन विच कैन बी यूज्ड. सो दीज आर द रिलेशंस. ये है हम लोग के पास लैम्डा बाई टी. दिस इज 1 बाई टी इज इक्वल टू म्यू एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, राइट. उसके बाद हमने स्पीड के बारे में भी हमने देखा कि साउंड की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से वेरी करती है. सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होगी, गैसेस में और भी कम होगी. सो सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस. व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर तब भी चेंज होती है स्पीड. जैसे हम लोगों ने देखा था कि इन एयर में भी अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड विल बी 331 मीटर पर सेकेंड. 22 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ 346 मीटर्स पर सेकेंड. सो व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर उससे भी स्पीड ऑफ साउंड वेव चेंज होता है. साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, सीधी सी बात है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट की स्पीड से तो बहुत ही कम है. लाइट की स्पीड कितनी होती है? इफ़ यू नो, स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाउ मच? स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाउ मच? डू यू नो अबाउट इट? इट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सोचो कितना ज़्यादा है डिफरेंस. इसको हम लिख सकते हैं, चलो 3 इंटू 10⁻2 लिख दिया, 300 मान लिया, तो 3 इंटू 10⁻2 दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. सो स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. इसलिए जब थंडरस्टॉर्म होते हैं या फिर जब क्लाउड्स की जो आवाज़ होती है, थंडरस्टॉर्म की जो आवाज़ होती है और लाइटनिंग होती है, तो हमें बादल के गरजने की आवाज़ देर से सुनाई देती है और बिजली के कड़कने का जो लाइट है वो हमें पहले दिखाई देता है. बिकॉज लाइट हमारे पास बहुत जल्दी ट्रैवल करके आ जाती है और साउंड को ट्रैवल करके आने में टाइम लगता है. दैट्स वाई द साउंड रीचेज लेटर देन द लाइट. उसके बाद वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स. सॉलिड के लिए हमने एल्यूमिनियम की बात की, लिक्विड के लिए वाटर, और गैसेस के लिए हमने बहुत सारी गैसेस की बात की, एयर की बात की. सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ साउंड वेव. अब कुछ और टर्म्स रिलेटेड टू जो साउंड वेव है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, दैट इज़ जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. नोट, पहले लिख लेते हैं टोन. आई विल राइट हियर टोन, नोट, म्यूजिक, नॉइस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? टोन मतलब कोई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे 200 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. तो साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन. साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन. फिर नोट, इट इज द combination of different frequencies. ठीक है ना. हम जो म्यूजिक सुनते हैं बट इट इज प्लीजेंट टू हियर, प्लीजेंट साउंड. जैसे कोई म्यूजिक है उसमें देर आर सो मेनी फ्रीक्वेंसीज. हर कोई कहीं मतलब उसमें म्यूज़िक में सारे गाँव पधनिसा, इन सारी चीज़ों में से कितने सारे उनके इन बिटवीन जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सब प्ले किया जाता है. एक साथ कई सारे टोन्स प्ले किए जाते हैं. तो देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है, उसको हम बोलते हैं नोट. और ये
इट इज़ अ प्लीजेंट साउंड, ठीक है, उसको प्रॉपरली इस तरीके से उसकी इट इज़ हैविंग गुड क्वालिटी साउंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नोट या फिर म्यूजिक। और वहीं पे द कॉम्बिनेशन विच इज़ अनप्लीजेंट टू हियर, ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि अब हर साउंड जो है वो प्लीजेंट नहीं होता, देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड क्वालिटीज़ ऑफ साउंड, लेकिन क्या हर साउंड प्लीजेंट है टू हियर? नहीं, कुछ प्लीजेंट होता है, कुछ बहुत ही बेकार लगता है सुनने में। तो ये जो अनप्लीजेंट साउंड है उसको कहते हैं हम नॉइस, ठीक है। तो नॉइस इज़ द अनप्लीजेंट साउंड। तो जैसे हम बोलते हैं शोर मत करो, तो डोंट मेक नॉइस, हम ये नहीं बोलते डोंट मेक म्यूज़िक, ठीक है। और जब कोई भी सॉन्ग बनता है तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ म्यूज़िक नॉट नॉइस, ठीक। तो नॉइस इज़ अनप्लीजेंट टू हियर एंड म्यूज़िक और नोट इज़ प्लीजेंट टू हियर। सो ये है फ्यू मोर टर्म्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, वैसे ही लाइट इज़ ऑल्सो अ वेव, ठीक है ना, लाइट भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है। तो यहाँ पे इनका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के आपने लॉज पढ़े होंगे क्लास 8th में। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ़ यू कैन रिकॉल, सोच के देखो क्या है। सो आपने देखा होगा कि फर्स्ट लॉ ये था कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। सो इसके भी लॉज एकदम सेम होते हैं। जब भी साउंड वेव, जैसे लाइट कहीं इट इज़ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, उसको बीच में कोई ऑब्स्टेकल मिलेगा तो उससे टकरा करके वो रिफ्लेक्ट होगी। सेम इज़ द केस फॉर साउंड वेव। साउंड वेव भी ट्रैवल करते हुए उसको अगर कोई ऑब्स्टेकल मिलेगा तो उससे टकरा करके वो रिफ्लेक्ट होगी। अब जब रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, जैसे आपने कभी इको सुना होगा, अपनी ही आवाज़ को आप गूंजते हुए सुनते हैं कुछ जगहों पे। अगर आप माउंटेन्स वाले एरिया में चले जाएँ, वहाँ पे इफ़ यू विल शाउट लाउड तो आपको वापस आपका साउंड सुनाई देगा। कोई बड़े से ऑडिटोरियम या फिर हॉल होते हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा आवाज़ गूंजती है। सो दिस इज़ द रीज़न, इसके पीछे जो रीज़न बिहाइंड दिस इज़ इको, या फिर रीज़न बिहाइंड दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा करके साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉर साउंड वेव, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर साउंड वेव, दोज आर एग्जैक्टली सेम एज दी जो लाइट के लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी जगह पे लाइट जिस एंगल पे टकराएगी, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, उतने ही एंगल पे इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। दिस इज आई, दिस इज आर, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, ये हमने पढ़ा था। आप यही चीज़ यू कैन फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट कि सेम चीज़ होती है इन केस ऑफ साउंड वेव ऑल्सो। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक टेबल पे एक ऐसा, लेट्स से दिस इज अ टेबल, उसके पास यहाँ पे इस तरीके से कुछ लगा दो जहाँ पे साउंड टकरा सके, एंड देन पुट 2 पाइप्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटअप आप इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पे आपने पाइप रख दिया और यहाँ पे आपने कुछ भी साउंड बना, जो भी चीज़ साउंड क्रिएट कर सकता है उसको यहाँ रख दो। अलार्म क्लॉक या फिर क्लॉक की टिक टिक आप सुन सकते हो, फ़ोन का वाइब्रेशन सुन सकते हो, जो भी चीज़ साउंड क्रिएट कर सकती है वहाँ पे, यहाँ पे आपको साउंड भेजना है यहाँ से, ठीक है। साउंड ऐसे जाएगा। चलो हमने इंसिडेंट इधर से कराया है तो इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पाइप रखा, लेट्स मेक इट अगेन। तो हमें यही वेरीफाई करना है कि साउंड जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो थे उसी तरीके से फॉलो कर रहा है या कुछ और है केस। तो यहाँ से हम लोग साउंड भेज रहे हैं, क्लियर। कोई भी आप क्लॉक की टिक टिक, फ़ोन में अलार्म, कुछ भी सेट कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अनदर पाइप, इसको यहाँ पे रखो और उसमें इसको ऐसे इधर से इधर घुमाओ, इसको घुमा के देखो उस प्लेन पे। जैसे ये प्लेन है तो यहाँ पे हमने यहाँ से साउंड भेज दिया, इससे इसको फिक्स कर दिया
और ये दूसरा पाइप लेकर के यहाँ से सुनने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे घुमाते जाओ और सुनने की कोशिश करो कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा साउंड आ रहा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा साउंड आ रहा है उसको वहाँ पे फिक्स कर दो और देन मेज़र दिस एंगल। ये एंगल तो फिक्स था, दिस एंगल इज़ आई, नाउ मेज़र दिस एंगल। आपको मिलेगा कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, राइट। ये था पहला लॉ कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जिस एंगल पे यहाँ पे साउंड जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम हियर, सेम एंगल, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो अभी हमने सेम प्लेन पे रख के देखा, ठीक है। अब क्या करो, क्या है, ये प्लेन सेम है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। नाउ ट्राई टू लिफ्ट दिस पाइप, इस पाइप को लिफ्ट करके देखो और थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा करके देखो कि कहीं और ज़्यादा साउंड आपको मिल रहा है क्या, किसी और जगह पे। जैसे ये क्या है, ये नाउ दिस इज इन दिस प्लेन, अभी साउंड इसी प्लेन से ऐसे आ रहा है, इसी प्लेन में है, ऑल दीज थ्री आर इन सेम प्लेन। हमने इस प्लेन से इसको हटा दिया, वी आर टेकिंग सम अदर प्लेन। और यहाँ पे आप कहीं पे ढूंढ के देखो कि कैन यू डू यू गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ साउंड, क्या आप उतना ही साउंड किसी और जगह पर आपको मिल पा रहा है। अगर हाँ तो दैट इज़ गुड, इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट आपको नहीं मिलेगा, वो इसी प्लेन में ही आपको किसी एक जगह पर मिलेगा। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स लॉस। वन मोर थिंग, एक चीज़ छूट गई, वो थी आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। ये पिछले टॉपिक में मुझे बताना था, आई फॉरगॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, किसी भी चीज़ की हम जब इंटेंसिटी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की हम इंटेंसिटी की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? सो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का मतलब है कि कोई भी एनर्जी किसी यूनिट एरिया पे, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है। पर यूनिट टाइम आपको पता है, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, पर यूनिट एरिया मतलब किसी भी यूनिट एरिया पे। अब दोनों को मिला दो, ठीक है, कि मान लो अगर 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे 10 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी अगर फॉल हो रही है, 10 जूल एनर्जी इज फॉलिंग ऑन एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड्स में उस 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर 10 जूल एनर्जी गिर रही है, इसका मतलब यूनिट टाइम पे, अब इसके ये 10 मीटर स्क्वायर एरिया है तो यहाँ पे हम इसके अगर 10 पार्ट्स बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसके हम 10 पार्ट्स बना दें तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो अगर 10 सेकेंड में यहाँ पे 10 जूल एनर्जी गिर रही है 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे, इसका मतलब 10 सेकेंड में इतने पे कितनी गिर रही होगी, कितनी गिर रही होगी, 1 जूल, है ना। 10 सेकेंड में ही, 10 सेकेंड में टोटल 10 जूल एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दिस कंप्लीट एरिया। तो इसके इस एरिया पे कितनी गिर रही होगी, 1 जूल, राइट। 1 जूल इन 10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी गिर रही होगी, 1 जूल इन 10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी गिर रही होगी, 1/10 जूल। इसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। सो 1/10 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, यूनिट टाइम में जो एनर्जी फॉल होती है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। जब ये एनर्जी साउंड एनर्जी होगी तो हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव बोलेंगे, जब ये एनर्जी लाइट एनर्जी होगी तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव बोलेंगे। सो इंटेंसिटी इज दी एनर्जी, या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज दी साउंड एनर्जी फॉलिंग ऑन या फिर क्रॉसिंग यूनिट एरिया in unit time. Intensity of sound wave is the sound energy crossing unit area in unit time is called intensity. अब क्या है ना, कई बार लाउडनेस को इंटेंसिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इंटेंसिटी। लेकिन दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम। लाउडनेस जो है इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज इंटेंसिटी। इट्स ए साइंटिफिक टर्म, हम डिफाइन करते हैं इसको। लेकिन लाउडनेस जो है, लाउडनेस इज द
अमाउंट और दी साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय ब्रेन, हमारा ब्रेन किस तरीके से उसको रिसीव कर रहा है वो कहलाता है साउंड वेव, वो कहलाता है लाउडनेस। जैसे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी से पिच डिफाइन होती है, फ्रीक्वेंसी से पिच वेरी करती है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पिच चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज नॉट एग्जैक्टली पिच। जो फ्रीक्वेंसी को हमारा ब्रेन कैसे रिसीव करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड पिच। वैसे ही किसी एम्पलीट्यूड को या फिर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आर रिलेटेड इन सम वे और दी अदर, लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज लाउडनेस। तो किसी भी एम्पलीट्यूड को या इंटेंसिटी को हमारा ब्रेन कैसे रिसीव कर रहा है वो हमें बताता है लाउडनेस के बारे में। तो दो साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी कैन बी फेल्ट एज डिफरेंट लाउडनेस टू आवर ब्रेन। सेम इंटेंसिटी के साउंड हमें डिफरेंट लाउडनेस फील करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ब्रेन उस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहा है। तो दीज आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट इंटेंसिटी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंटेंसिटी क्या होगी? द साउंड एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे तो किसी एक जगह पे आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको किसी एक जगह पे मिलेगी, और उस जगह का जब आप एंगल फाइंड आउट करोगे तो पहली चीज़ वो जगह उसी प्लेन में होगी, और जब आप एंगल फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा कि एंगल आई इज इक्वल टू है एंगल आर, एंड इट इज़ फॉलोइंग दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज़? तो दिस इज अबाउट दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसमें 2-3 चीज़ें और हम पढ़ेंगे अभी। सो नेक्स्ट थिंग इज इको, एंड ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इको कि इको क्या होता है। इको मतलब गूंज करके जो आवाज़ हमारे पास आती है ना, जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन या फिर एक टॉल बिल्डिंग के आसपास कहीं आप खड़े हो, एंड इफ़ यू क्लैप या ज़ोर से आप चिल्लाते हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, यूल हियर दी रिफ्लेक्टेड साउंड, आप वही साउंड फिर से सुनेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपने सभी लोगों ने फील की होगी। सो वो जो रिफ्लेक्ट होकर के साउंड हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इको। अब ये इको जो साउंड है हमारे, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में हम जो भी साउंड को रिसीव करते हैं वो साउंड हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड के लिए परसिस्ट करता है। 0.1 सेकेंड तक वो एग्जिस्ट करता है। 0.1 सेकेंड थोड़ा बहुत छोटा टाइम लगता है बट स्टिल इट इज़ अ बिग टाइम। तो 0.1 सेकेंड के लिए कोई भी साउंड एक बार जब दिमाग में आया तो फॉर 0.1 सेकेंड इट विल परसिस्ट इन आवर ब्रेन, ये रहेगा, ठीक है। वैसे ही लाइट की अगर हम बात करें तो 1/6 सेकेंड के लिए रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, और इसको हम बोल सकते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है ना। तो हमारे ब्रेन में कोई भी साउंड जो हम रिसीव करते हैं उसका जो सेंसेशन है इट रिमेन्स देयर फॉर 0.1 सेकेंड। तो अगर आपको कोई भी साउंड का इको सुनना है तो वो ट्रैवल करके कितने देर बाद आना चाहिए? 0.1 सेकेंड बाद, क्योंकि अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही आ गया, वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर उससे पहले ही आ गया, तो हमें वो दोनों अलग अलग साउंड नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरा साउंड भी वैसा ही है, जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आया वो भी मेरा ही साउंड था। सो वो मिक्स हो जाएगा। तो 0.1 सेकेंड के बाद हमें वो साउंड आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जैसे लेट्स से यू आर स्टैंडिंग नियर अ माउंटेन और समथिंग, ठीक है, या फिर किसी टॉल बिल्डिंग के पास खड़े हो किसी डिस्टेंस पे, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर। लेट्स से आपको अपना जो साउंड है वो डिस्टिंक्ट इको उसको आपको सुनना है, एक आपके साउंड के अलावा आपको और एक साउंड सुनना है, तो कम से कम उसको यहाँ से जाकर के आने में 0.1 सेकेंड तो कम से कम लेना चाहिए। लेट्स टेक द केस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे इतनी स्पीड होती है। अब अगर साउंड को कितना टाइम लगाना है? 0.1 सेकेंड में उसको ट्रैवल करके आना है। यहाँ से शुरू हुआ फिर जाकर के उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसको कितना टाइम तक ट्रैवल करना है, यहाँ से वहाँ जा करके रिफ्लेक्ट होके आने में उसको 0.1 सेकेंड लगना चाहिए, राइट। तो लेट्स से यहाँ का डिस्टेंस है x मीटर्स। इसका मतलब जब साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा और टकरा करके आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 2x, है ना, इट विल ट्रैवल 2x डिस्टेंस। तो अब 2x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्पीड इतनी है, टाइम कितना लगना चाहिए? 0.1। सो वी हैव डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 2x, टाइम कितना है हमारे पास? इट इज़ 0.1 सेकेंड, और स्पीड कितनी है? स्पीड इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम हियर कैन वी कैलकुलेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस या फिर 2x विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 344 इंटू 0.1। सो x विल बी इक्वल टू
34.4 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स, दैट इज़ x इज इक्वल टू 17.2 मीटर्स। तो अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमें एक डिस्टिंक्ट ई को सुनने के लिए जो भी रिफ्लेक्टिंग चीज़ है वहाँ पे, हम मान लो माउंटेन से रिफ्लेक्ट होके आ रही है आवाज़ या फिर किसी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके आ रही है आवाज़, तो कम से कम ये डिस्टेंस बिटवीन दी साउंड जनरेटिंग जो भी पॉइंट है, साउंड जनरेटिंग पॉइंट और रिफ्लेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, उनके बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तभी क्या होगा कि वो साउंड जा कर के रिफ्लेक्ट होके आने में कम से कम 0.1 सेकेंड तो लेगा ही, ठीक है। अगर आप थोड़ा और दूर खड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेगा, तब तो आपको पक्का डिस्टिंक्ट आवाज़ सुनाई देगी ही, लेकिन डिस्टिंक्ट इको। बट इफ़ यू वांट टू फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस जिसमें आपको डिस्टिंक्ट इको सुनाई देगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 17.2 मीटर्स। अब ये क्या है, हम एक ही बार के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कभी कभी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं कि यहाँ से आवाज़ आई, ठीक है, हमने साउंड जनरेट किया, वहाँ से टकरा के आवाज़ आई, फिर पीछे भी कोई अगर बिल्डिंग है या कोई माउंटेन है तो वहाँ से टकराएगी, फिर हमारे पास आवाज़ आएगी, इधर भी अगर है, इधर भी अगर है, तो वी विल हियर मल्टीपल इकोज़। तो वहाँ पे हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी होते हैं और सिंगल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो नाउ विल टॉक अबाउट द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इफ़ वी हैव इनफ टाइम, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो केस है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जब होते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जब साउंड परसिस्ट करता है, वो वहीं रह जाता है साउंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन। सो कई बार जैसे आपने ऑडिटोरियम में गए होंगे या फिर बड़े बड़े हॉल्स जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि देर आर, वो क्लोज्ड स्पेस है एंड इट्स अ बिग रूम, तो वहाँ पे देर विल बी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जिसकी वजह से साउंड विल परसिस्ट इन दैट रूम। तो क्या है, वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से जो परसिस्टेंस होता है साउंड का, वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ रिवर्बरेशन, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द persistence of sound is called reverberation. The repeated reflection that results in the persistence of sound wave या sound is called reverberation. तो किसी भी बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में this happens, वहाँ पे आवाज़ आपकी गूंजती है, माइक में बोलो या फिर ऐसे भी बोलो तो आवाज़ गूंजती है। तो कई बार क्या होता है कि it can cause noises in the room। ये कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट है कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर के सारे ऑडियंस तक जाए, ठीक है। इफ़ एक साउंड सोर्स, अगर मान लो स्टेज पे कोई पर्सन बोल रहा है तो उसके साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में जाना चाहिए, सब ऑडियंस तक जाना चाहिए। लेट्स से कोई परफॉर्मेंस हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई स्पीच हो रहा है, तो इट शुड गो टू एवरीवन। लेकिन कभी कभी इट कैन कॉज सो मच ऑफ रिवर्बरेशन, सो मच ऑफ नॉइस इन दी रूम। उसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो वॉल्स होंगे या जो आपका जो रूफ़ होगी, रूफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें, जो सीट्स होती हैं, सीट में भी ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि साउंड एब्जॉर्बेंट हो, जैसे कि कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या फिर रफ प्लास्टर्स। और जो सीट्स होती हैं, सीट्स का मटेरियल भी उसी तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि इट शुड एब्जॉर्ब मोर साउंड, ठीक है ना, साउंड एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। तो ये जो रिवर्बरेशन है उसको थोड़ा बहुत रहे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव है तो वो फिर दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी ऑडियंसेस या फिर उस रूम में बैठे हुए लोगों के लिए सफिशेंट या फिर गुड नहीं होगा। इट विल क्रिएट नॉइस। तो इसलिए वी यूज़ दी साउंड एब्जॉर्बेंट, ताकि जो रिवर्बरेशन है वो कंट्रोल में रहे, एक्सेसिव ना हो जाए। सो देर आर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो अगली क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जो कि काफ़ी जगह यूज़ होता है। विल स्टडी अबाउट दैट। थैंक यू।